હવે આવ ગયા આવ ગઈ વે બધે આવ ગઈ લે પકડ મેરે હું इतना बाकी साले તમારે કોઈ કાજી દખલ स्वागत विधि है वार ये उम्मीदवार हो जाए तीनों का भाई बोलो माइक पे मजीद खान को बुलाओ। अब हमें प्रवचन करने के लिए हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन वजीर खान साहब से मैं निवेदन करता हूं कि अब हमें प्रवचन करेंगे। हेलो भाई बच्चे लोग शांति से बैठ जावे। हमारे बीच में आए हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के चेयरमैन और राज्यसभा के सांसद हमारे सबके चरिते भाई श्री इमरान भाई, उम्मीदवार भाई श्री परवीन भाई, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन M.K. पठान, भाई श्री मुजम्मिल, दिल्ली से आए हुए हमारे असलम भाई और हमारे मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के मुरब्बी और यहाँ नंदासन गांव में आए हुए सभी मेरे समाज के मुरब्बी, हमारी माँ और बहनें और मेरे युवान दोस्त, बड़ी खुशी की बात होती है कि प्रतापगढ़ी साहब हमारे नंदासन में दोबारा आए। आज का चुनाव 2022 का चुनाव बहुत अहम रखने वाला है। कोई ये न समझे कि एससी की सीट है, हमें क्या लेना देना है, मगर हमको लेना देना है एससी हो या कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति हो, हमको कांग्रेस के पंजे को वोट देकर गुजरात में सरकार बनानी है और हमारे समाज के जो दुख दर्द है, जो परेशानियां हैं, वो परेशानियों की मुक्ति के लिए हमको गुजरात में सबको मिलकर कांग्रेस की सरकार लानी होगी। भाई परवीन एडवोकेट भी है, हमारा दोस्त भी है और उसकी पसंदगी में हमने भी कुछ यहाँ के लोगों की सिफारिश से मेहनत करके उसको टिकट दिलवाई है। ये होनहार लड़का है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर इतना कहूं कि गुजरात में सरकार को अगर हम बदलना चाहते हैं तो तारीख 5 के दिन हमारे सभी लोग पूरी ताकत से एक होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस को जिताए। गुजरात में परिवर्तन हो रहा है, उसमें हम लोग भी साथ देकर परिवर्तन लाए और भारतीय जनता पार्टी का
नामो निशान गुजरात से हटाए ताकि हमारी तकलीफें दूर हो। यहां बुलाकर मेरा मान और सम्मान किया, इसलिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमको इमरान भाई को सुनना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आपको रिक्वेस्ट करता हूं खाली तालियां बजाए, बुआ न पाड़े। और आगे में प्रवचन के लिए हमारे कड़ी विधानसभा के उम्मीदवार परवीन भाई परमार को दावत देता हूं, यहां के प्रवचन दे। 2 मिनट बोलो ना यार, शॉर्ट में बोल दो। स्वागत सम्मान और क्या करना है। कड़ी सब बैठ जाइए। कड़ी विधानसभाના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે નંદાસણ ગામે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના માઇનોરિટી ચેરમેન અને રાજ્યસભાના સંસદ શ્રી ઇમરાન પ્રતાપગઢીજી, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના માઇનોરિટી બાટના ચેરમેન श्री वजीर खान साहब, यहाँ के प्रभारी श्री और मंचस्थ सब महानुभाव। विधानसभा में कांग्रेस पार्टीए आपनी पसंदगीनो उम्मीदवार आप्यो छे, त्यारे अमारा माटे जे दिल्ली थी आव्या छे इमरान प्रतापगढ़ीजी, तो आप सौने मारे एक नम्र अपील है कि 95% मतदान करी आपणे एमनो खरेखर खूब खूब आभार मानवो जोईए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी करके सबसे पहले तो शांति बनाए रखें। बच्चों शांत हो जाओ। अब हम सबके बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हिंदुस्तान के युवाओं के दिल की धड़कन, महाराष्ट्र के राज्यसभा के सांसद, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मैं विनती करता हूं कि वो आए और हमें संबोधित करें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अब आप लोग बैठ, आप बैठ जाओ। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। पिछली बार शायद इधर से गुजरते हुए हम लोग यहां चाय पीने के लिए आए थे, लेकिन उस दौरान बहुत ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाया था। हमारे आज के कैंडिडेट परवीन भाई परमार साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन वजीर पठान साहब, माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकें तो बढ़ा दें। वजीर पठान साहब, एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हुए यहां पे ऑब्जर्वर इंसाफ आजाद साहब, जीनल गाला जी, अहमद इस्लाम साहब, हमारे दोस्त याहिया जी, इलियास साहब, याकूब भाई, चिराग भाई सरपंच, इन सब का खैर मकदम करते हुए मैं आज आपसे थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं। थोड़ा सा माइक सेट हो सके तो कर लें। बच्चे जो आगे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे चुप हो जाइए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। आप इको ज्यादा कर दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। मेरे भाई, आने वाली 5 तारीख को आपको गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यहां परवीन भाई बैठे हैं, मैं भी इनसे बात कर रहा था। मैं पूरे गुजरात में पिछले 2 हफ्ते से लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहा हूं, लोगों से गुजारिश कर रहा हूं
और जो पूरे गुजरात में मैंने महसूस किया है वो यहां नंदासन में खड़ा होकर के आपसे बता रहा हूं। टीवी चैनल पर भाजपा जीतती हुई दिखेगी आपको, लेकिन जमीन पर यह इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माशाल्लाह ये बच्चे बहुत तेज हैं और समझदार हैं। भले इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन ये 5 तारीख को बहुत काम आएंगे, मुझे पता है। इन बच्चों को 5 तारीख के लिए एक नया काम देना है कि 5 तारीख को सुबह बेटा घर में तब तक चूल्हा मत जलाने देना अम्मी को जब तक जाकर के वोट ना दे के आ जाएं। ये तुम लोगों को करना है और ये यही कर सकते हैं। बड़े प्यारे और जोशीले बच्चे हैं, मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। गुजरात वालों, नंदासन वालों, यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें भी मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग यहां पे मौजूद हैं, नौजवान साथी मौजूद हैं। मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। यह इलेक्शन सिर्फ एक एमएलए हराने और जिताने का इलेक्शन नहीं है। यह इलेक्शन गुजरात की सरकार बदलने का इलेक्शन है। 27 साल की जो बदहाली है उसका जवाब लेने का इलेक्शन है। इसलिए आपको मुत्तहिद रहना है, एकजुट रहना है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच करके परवीन भाई परमार को आपके बीच में आपका कैंडिडेट बनाया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप मुत्तहिद रहे, आप एकजुट रहे, तो परवीन भाई इस इलेक्शन को बहुत आसानी से जीतने जा रहे हैं। पूरे गुजरात की हालत यह है कि जिस गुजरात के विकास का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया कि गुजरात का विकास, गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल, दरअसल वो गुजरात मॉडल नहीं है, वो भाजपा मॉडल है जो झूठा है, जो खोखला है, जिसकी सच्चाई झूठी है। पूरे गुजरात में सफर करिए तो आपको पता चलेगा कि सड़कें इतनी खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। सड़कें बहुत खराब हैं। यह वो गुजरात है जहां शराब बंदी है, उसके बाद भी जहरीली शराब पीने से एक दिन में 70 जानें चली जाती हैं। यह है गुजरात के विकास का सच। यह गुजरात है जहां एक दिन पुल टूटता है तो एक साथ 135 जानें, एक दिन में 135 घरों के चिराग बुझ जाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी उस दिन इसी गुजरात में मौजूद रहते हैं, लेकिन वो उन माओं के आंसू पोंछने नहीं जाते, बल्कि पूरा दिन 3 बार कपड़े बदलते हैं और उद्घाटन करते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं उन माओं के आंसू पोंछने के लिए। जब अस्पताल में रंग रोगन हो जाता है, टाइल्स लग जाता है मोरबी में, तब जाते हैं। तो मेरे भाई, ये इलेक्शन उस तमाम भ्रष्टाचार का जवाब लेने का इलेक्शन है। यहां बड़ी तादाद में मुझे अच्छा लग रहा है कि हर समाज के लोग बैठे हैं, दलित समाज के लोग बैठे हैं, मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, ओबीसी समाज के लोग बैठे हैं, और खास तौर से जो मेरी माएं बहनें यहां आई हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। उधर सहन में जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। इधर जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूं। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं बेटे की तरह हूं, जिनके लिए मैं भाई की तरह हूं, कुछ हैं जिनके लिए छोटे भाई की तरह हूं, कुछ हैं जिनके लिए बड़े भाई की तरह हूं। मैं आपसे तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर से आया हूं, आपसे यह गुफ्तगू करने, यह गुजारिश करने आया हूं कि इस बार गुजरात का चुनाव पे पूरे दुनिया की नजरें हैं, पूरे मुल्क की नजरें हैं। इस मुल्क में लड़ाई 2 विचारधाराओं की है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि मुल्क उनकी तानाशाही से चलेगा, मुल्क उनकी मर्जी से चलेगा, जैसे वो सोचेंगे वैसे चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं
जो कहते हैं कि यह मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, आईन से चलेगा, जमहूरियत से चलेगा, जो ये कहते हैं कि यह मुल्क महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि यह मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि यह मुल्क मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों से चलेगा। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। अब आपको तय करना है कि आप किधर खड़े हैं। उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तानाशाही करना चाहते हैं, या उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जमहूरियत बचाना चाहते हैं, जो आईन बचाना चाहते हैं। नंदासन वालों, मैं बहुत दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि हम सब आपका दर्द समझते हैं। गुजरात 27 साल से बेहाल है। यहां 27 साल से भाजपा की सरकार है और पिछले 8.5 साल से तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है यहां। लेकिन अगर पूछा जाए नरेंद्र मोदी जी से और इस सूबे के चीफ मिनिस्टर से कि क्या विकास हुआ है, तो गुजरात में विकास के नाम पे गिनाने लायक उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए पूरी भाजपा हिंदू मुसलमान करना चाहती है, हिंदू मुसलमान करके वोट मांगना चाहती है। लेकिन इस मुल्क में एक शख्स है जो सीना ठोक के आरएसएस की राजनीति के खिलाफ खड़ा है, और सिर्फ खड़ा नहीं है, सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहा है, सिर्फ नारे नहीं लगा रहा है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है। हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है। अब तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। उसका नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक वक्त में जब पूरी सरकार नफरत फैलाने पे लगी है, जब बड़े बड़े चिराग बुझ चुके हैं, मशालें बुझ चुकी हैं, ऐसे वक्त में वो शख्स जिसे नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में शहजादा कहते थे कि वो तो राजकुमार है, वही शहजादा, वही राजकुमार राहुल गांधी हिंदुस्तान की सड़कों की खाक छानता हुआ, कन्याकुमारी से केरल होता हुआ, केरल से आंध्र प्रदेश होता हुआ, कर्नाटक होता हुआ, तेलंगाना होता हुआ, महाराष्ट्र होता हुआ, मध्य प्रदेश होता हुआ पैदल चल रहा है। पिछले 85 दिन से हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 महीने में कम से कम 200 बार कपड़े बदले होंगे, सैकड़ों कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या पहन के चल रहे हैं? एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक ट्राउजर। लेकिन भाजपा इतना बौखला गई है कि राहुल गांधी की टी शर्ट का रेट पता कर रही है कि जो राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है वो कितने की है। भाजपा इस स्तर पे उतर आई है क्योंकि वो बौखला गई है भारत जोड़ो यात्रा के असर से। गुजरात वालों, में आपसे यह कहने आया हूं कि पिछली बार का इलेक्शन आप जीतते जीतते रह गए थे। गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई थी। आज पहले फेज का वोटिंग हो रहा है। 89 सीट्स पर आज वोटिंग हुई है। अभी उठा के शाम तक देख लेना, टीवी चैनल वाले कुछ भी कहें, लेकिन मैं पूरा गुजरात घूम के आया हूं। सोमनाथ से लेके, राजकोट से लेके, जूनागढ़ से लेके, सूरत से लेकर के, भरूच होते हुए, बड़ौदा होते हुए, गोधरा होते हुए, आनंद होते हुए, बड़गाम से लेकर के, सिद्धपुर से लेकर आज कड़ी में खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आपको गुमराह करेंगे, आपको डराएंगे, आपको बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बस ये कहना है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये गुजरात है। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री जी, गुजरात मॉडल, दरअसल वो गुजरात मॉडल नहीं है, वो भाजपा का मॉडल है और वो झूठा मॉडल है। ये गुजरात है, यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। देखा है आपने ना,
मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और टीवी चैनलों पे खबरें चलाई जा रही थी कि कुछ लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात का विकास कि यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। यहां प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है, जाके भैंस से टकरा जाती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात का विकास, यह है गुजरात का विकास। यहां के मंत्री सड़कें बनवाते हैं, सड़कों के उद्घाटन में नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात का विकास। तो मैं आपसे यह कहने आया हूं कि 27 साल में जो झूठा विकास आपके सामने परोसा गया है उसका जवाब मांगने का वक्त आया है। जमहूरियत आपको ताकत देती है कि आप जवाब मांगिए। आने वाली 5 तारीख को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना नंदासन वालों, तो आपके जहन में यह बात जरूर रहे कि इस सरकार ने 27 साल में धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस सरकार ने विकास के नाम पे भ्रष्टाचार और बदहाली दी है। यहां नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं इस राज्य में, और कोई नौजवान नौकरी पाने की तलाश में अगर एग्जाम देने के लिए पर्चा भरे तो एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। अब तक 22 बार पेपर लीक हो चुका है। नौजवानों को नौकरी कहां से मिलेगी? आपको याद होगा कि जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास 5 ग्राम ड्रग्स दिखा करके टीवी चैनलों ने 1 महीना तमाशा किया था, लेकिन इसी गुजरात में मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है और मीडिया पर कोई बात तक नहीं करता। इस सरकार से सवाल पूछो, यह हजारों करोड़ की ड्रग्स कौन सा मिनिस्टर लाया यहां पर? किसकी शह पर यहां पर ड्रग्स आए जो नौजवानों को ड्रग्स की लत में झोंक देना चाहते थे? आखिर कौन लोग हैं उसके पीछे? आपको यह सवाल करना पड़ेगा। और मेरी माओ बहनों, मैं आप खास तौर से मुखातिब होकर कह रहा हूं, याद करिए आज से 6 साल पहले आप अपने रसोई में आटे के डब्बे में घर वालों से छुपा के जो पैसा रखती थी, पल्लू में बांध करके रखती थी, जो पैसा के बुरे वक्त में काम आएगा बच्चों के। एक दिन मोदी जी टीवी चैनल पर आए रात के 8 बजे और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 का नोट रद्दी। याद है ना? छीन लिया आपके रसोई में रखा हुआ पैसा, आपके पल्लू में बंधा हुआ पैसा, बच्चों के गुल्लक तक में रखा हुआ पैसा छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि वो पैसा उन्हें आपसे लेकर के बैंकों में डलवाना था ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सके। मेरे भाई, यहां जो संजीदा लोग बैठे हैं वो मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं। क्या दिया इस सरकार ने आपको महंगाई के अलावा? क्या दिया? आज आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, कागज, पेंसिल सब महंगा कर दिया जीएसटी लगा करके। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपए 55 रुपए लीटर बिकता था आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है। रसोई गैस जो 450 की थी आज वो 1100 की बिक रही है। यह है भाजपा का विकास। तो मैं आपसे खास तौर से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 तारीख को घर से निकलिए, जाइए ईवीएम की कतारों में खड़े होइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। आपका परवीन परमार को दिया गया 1-1 वोट सिर्फ परवीन को नहीं जाएगा, वो राहुल गांधी के कदमों को ताकत देगा, राहुल गांधी के पांव के छालों को ताकत देगा। आपका दिया गया 1-1 वोट इमरान प्रतापगढ़ी को ताकत देगा, आपका दिया गया 1-1 वोट प्रियंका गांधी को ताकत देगा, आपका दिया गया 1-1 वोट गुजरात के मजलूमों को ताकत देगा। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, अगली सभा के लिए भी जाना है, लेकिन मैं बस आपसे यह कहने आया हूं कि किसी के झांसे में मत आइएगा। परवीन भाई बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं जो मेरे पास खबर है। सिर्फ इस गांव ने मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ अगर वोटिंग कर दी तो परवीन परमार को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दारोमदार आप पर है। मैं तो शायर हूं,
मैं तो पूरे हिंदुस्तान में आंख से आंख मिला करके हुकूमत की सवाल करता हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं बोलने की, तो आपका एक एक वोट मेरी हिम्मत को भी ताकत देगा। मैं इसलिए आपके दरमियान आया हूं, आपके बीच में आया हूं। मैं तो आजकल सरकार से खड़ा होकर सवाल पूछता हूं। याद है नरेंद्र मोदी जी का वो नारा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? याद है ना? जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन इसमें जो पहली लाइन थी वो भूल गए, न खाऊंगा। बस वो दूसरी लाइन उनको याद रही कि न किसी को खाने दूंगा। किसी को भी नहीं खाने दे रहे हैं। गरीबों की थाली से निवाला छीनने का काम कर रही है ये सरकार। इसलिए मैं तो मुसलसल सरकार से कहता फिर रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो पीछे लोग खड़े हैं मैं उनको भी शामिल करता हूं, जो माएं बहनें खड़ी हैं मैं उनको भी शामिल करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पहला बंद पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला, हाँ बहुत समझदार लोग हैं, आप तुरंत समझ दाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन ये नंदासन है, यहां के लोग बहुत समझदार हैं। मैं पढ़ता हूं और आपको शामिल करता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो फिर और मजबूती के साथ आपका समर्थन चाहिए, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो इधर लोग हैं अगली लाइन पे ये भी शामिल होंगे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नंदासन वालों इधर आइए। प्रवीण भाई देखिए यार, आपके बीच में नेता आते होंगे। ये जो प्रवीण है ना, ये भाई की तरह है। आप इसका चेहरा देखेंगे तो आपको उसमें नेता नहीं दिखाई देगा, एक भाई दिखेगा, एक बेटा दिखाई देगा, एक अपना आदमी दिखाई देगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं प्रवीण भाई के लिए आया हूं, तो मेरे आने की लाज रखिएगा, मेरे आने का भरम रखिएगा। प्रवीण भाई के साथ साथ मुझको मायूस मत करिएगा। आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, मेरी माओ बहनों, खास तौर से आपसे उधर जो छतों पे खड़ी हैं उनसे, हमारे साथ जानते हैं क्या मसला है। नौजवान साथियों, आप खास तौर से सुनो। आप सुबह जब चाय की दुकान पे बैठते हो तो 2 मिनट में सरकार बना देते हो और 2 मिनट में बिगाड़ देते हो। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है, आपको लगता है कि यार कौन जाए, प्रवीण भाई तो जीत ही रहा है, कौन जाए लाइन में लगने, कौन जाए परेशान होने। उस दिन आप आलस कर जाते हो, उस दिन आप काहिलियत कर जाते हो। अपने एक एक वोट की ताकत समझो, अहमियत समझो, और 5 तारीख को अपने घरों का एक एक वोट लेकर के निकलो। और मेरी माओ बहनों, आपसे गुजारिश यह है कि आप ये अहद कर लीजिए
कि उस दिन घर में तब तक चूल्हा नहीं जलेगा जब तक घर का एक एक ओट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पर दब करके वापस नहीं आ जाएंगी, तब तक घर में चूल्हा मत जलाइए। अगर आपने मजबूती के साथ वोट कर दिया, आपने पूरी जिंदा दिली के साथ जाकर के बूथ पर हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा दिया, तो सिर्फ परवीन भाई नहीं जीतेगा, गुजरात में सरकार बदल जाएगी। ये मुझे यकीन है, ये मेरा भरोसा है। और उस भरोसे की बुनियाद पर आपके बीच में आके कह रहा हूं, आपके बीच में भाजपा वाले भी आएंगे, आपसे बताएंगे कि हम तो अच्छे दिन देंगे आपको। बताइए 15 लाख मिला किसी को? नहीं मिला ना। वो भी जुमला था। इनका हर जुमला झूठा है, इनका हर दावा खोखला है। ये किसी को अच्छा दिन नहीं दे सकते, क्योंकि इनको तो अपने दिए अच्छा दिन लाना था। अब अगर आपके बीच में आए और कहें कि अच्छा दिन दे रहे हैं, तो उनसे बस ये कहना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। आए जब कोई भाजपा वाला ना, तो बस उसको ये 4 मिसरे सुना देना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जब हम भाईचारे से रहते थे, जब अड़ोसी पड़ोसी किसी भी जात और मजहब के थे, मोहब्बत से रहते थे, जब आटा चावल दूध दही दाल सब कुछ सस्ता था। हमें उन पुराने दिनों की तलाश है। और वो पुराने दिन तब आएंगे जब आप 5 तारीख को ईवीएम की लाइनों में खड़े होकर के पोलिंग बूथ पर अपना एक एक वोट न सिर्फ परवीन भाई परमार को देंगे, बल्कि बाकियों का दिलवाएंगे भी। मैं आपसे आखिर में इतना वादा कर रहा हूं कि आप परवीन भाई को जितवाइए, और जब आप जितवा देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में रहूं, मेरी नजरें कड़ी विधानसभा पर रहेंगी कि आपने कितना ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके परवीन भाई को जितवाया है। आप परवीन भाई को बड़े अंतर से जितवाइए। मैं एक वादा कर रहा हूं, मैं आपकी दुआ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं। आप प्रवीण को यहां की विधानसभा में भेजिए, मैं वहां पार्लियामेंट में बैठा हूं। यहां ये आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, वहां दिल्ली में आपके मुद्दों पे मैं लड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो मेरे भाई उठाइए एक एक हाथ प्रवीण के लिए और इन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप प्रवीण भाई के साथ खड़े हैं। कंजूसी से काम नहीं चलेगा, एक एक हाथ उठा चलना चाहिए मुझे। यह समर्थन का जो हाथ है यह प्रवीण भाई के लिए ताकत है। आप इन्हें जिताइए, जिताएंगे तो मैं वादा करता हूं कि एक बार फिर मैं इलेक्शन के बाद आपके इसी गांव में आऊंगा और जितनी आप शायरी चाहेंगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। अगली सभा के निकलना है, इसलिए आज आपसे इजाजत लूंगा। अच्छा, एक शायरी और सुनानी पड़ेगी। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। नंदासन वालों, बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, फिर आपसे मुलाकात होगी। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई।